Network. Hot FM Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। आज इतवार के दिन है और जनवरी की 26 तारीख है और मॉर्निंग इज लेजेंड में आपके साथ है मुज़फ़्फ़र अहमद। और डेफिनेटली आप सुन रहे हैं हॉट 105। वक्त थोड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। जनवरी का महीना भी जो है करीबुल ख़त्म है। आज इतवार का दिन है और आज महीने के आखिरी दिन है, तो अखराजात घर के बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सारे अहले खाना अपनी अपनी सैलरीज का इंतज़ार करते हैं, तनख्वाहों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब महीना 30 से 31 का हो जाता है तो बड़ा भारी होता है। एक दिन भी बड़ा मुश्किल लगता है उन लोगों के लिए जहाँ पे हर पहली को तनख्वाह मिलती है, लेकिन जहाँ पे कोई पता ही नहीं है कि किस वक्त तनख्वाह मिलनी है, किस तारीख को मिलनी है, मिलनी भी है इस महीने या नहीं मिलनी है, तो वहाँ पे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। एनीवेज, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की मोहताजी से अल्लाह ताला आपको बचाए, अपनी पनाह में रखे, जालिमों से, हासदों से, खबीसों से, रियाकारों से अल्लाह ताला आपको बचाए, क्योंकि ज़्यादा दौर जो है इन्हीं लोगों का है, ज़्यादा आबादी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जो मुनाफिक हैं, रियाकार हैं, हासिद हैं और अपनी ही आग में जलते रहते हैं। तो उन लोगों से आपको बचाए और रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह के हादसात से, नागहानी हादसात से आपको बचाए, अपनी पनाह में रखे। ये सब दुआएं हैं और यकीनन आप मेरे लिए भी दुआ को होंगे। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें, एक दूसरे को मोहब्बत से चाहते रहें और दिल में कोई कीना ना रखें। हाँ, एक लफ्ज़ रह गया था, कीना परवरों से भी अल्लाह ताला आपको सबको अपनी पनाह में रखे, बचाए, क्योंकि ये बड़े जालिम होते हैं, दिल में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं और छुप के वार करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला इन लोगों से बचाए। एक बड़ी अजीब बात है कि हमारे मुआशरे में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं। मैं खुसूसन चूँकि बाहर मेरा काफ़ी रहा न जाना, बिलखसूस मैं अमेरिका की बात करता हूँ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी जगह पे, किसी भी इलाके में चले जाओ, लोग इतनी मोहब्बत से बात करते हैं, इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं, मुस्कुराते हैं, हेलो करते हैं। वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो या कोई खातून हो, सभी मिलके एक दूसरे को रास्ता देते हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल इसके उलट है और किसी से कोई बहस नहीं करता है, अपने रिश्तों में भी कोई बहस नहीं करता है, अपने बेटे बेटियों से भी कोई बहस नहीं करता है। बहुत कम ऐसे कोई खाल ऐसे वाक़यात होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो कहते हैं कि इंसान अल्लाह ने पैदा किया है, अब बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो अब उसकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से बेहतर समझता है वो करता रहे, वो दाएं को जाए या बाएं को जाए, किसी तरफ भी चला जाए, उससे बता देते हैं कि देखो इस तरफ जाओगे तो तुझे नुकसान हो सकता है। रवाज तरीका तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि बता दिया जाए, लेकिन हम लोग जो हैं लोगों के ज़ाती मामलात में बहुत ज़्यादा दखल देते हैं। एनीवे दोस्तों, आपके लिए बहुत सारी मैंने दुआएं भी कर दी हैं और प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं। आपको पता है इस प्रोग्राम का नाम है मॉर्निंग विद लेजेंड्स और इसमें हम आपको गज़ल और गीत सुनाया करते हैं और इसके साथ साथ हम आपके साथ कुछ सुनी अनसुनी भी शेयर करते हैं और कुछ कही अनकही आपकी भी शेयर करते हैं। और इस माशरे की जो कहानियां हैं वो हम लाते हैं, किसी में खुशी है तो किसी में गमी है, किसी में दुख है, किसी में सुख है, तो वो सब बातें हम आपके लेके चलते हैं। मैं इसलिए होता है कि आपके लिए कोई रास्ता मिले, आपको कोई नसीहत मिले। अगरचे हम नसीहत को बुरा समझते हैं और हमारे यहाँ वैसा रवाज है कि अगर कोई किसी को बात बताने की कोशिश करे तो वो समझते हैं कि जा तू क्या चीज़ है भाई, है यही अंदाज होता है ना। और मैं खुद जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, तो मैं सब समझता हूँ अपनी अना को लेके ऐसे उछलते रहते हैं कि जिससे हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। अगर हम अपनी बातें जो हैं ये दूसरों में
दूसरों की भी मानना शुरू कर दें, दूसरों की उससे सुलझोई से मिलना जुलना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं। आइए, आपको पता है कि ये माशरा हमारा जो है किसी जमाने में खत किताबत पे बड़ी एक दिलकशी समझी जाती थी और लोग बहुत पसंद करते थे खतों का इंतजार। मुझे खुद मालूम है, मैं स्कूल के ज़माने में मुझे कलमी दोस्ती का बड़ा शौक था और अखबारात में कलमी दोस्ती के लिए नाम, एड्रेस, पते छपा करते थे, तस्वीरें छपा करती थी, तो हम भी अपना ये काम किया करते थे। तो मेरी ढाका में कुछ लोगों से दोस्ती हो गई थी इसी तरह से, और शायद मुल्क के और शहरों में भी। एक मुझे याद पड़ता है कि गालिबन साहिवाल में या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं पड़ रहा, मुल्तान में गालिबन कुछ लोगों से मेरी दोस्ती थी और बड़ी गहरी दोस्ती होती थी। और उसके बाद फिर हम अपने उन दोस्तों के खतूत का इंतजार किया करते थे और फिर अपने अजीज़ो क़रीब को, अपने बहन भाइयों को, वालिदैन अपने बच्चों को खत लिखवाया करते थे, खत भेजा करते थे। बाहर के ममालिक में एरोग्राम जाया करता था, याद है आपको? वो कुछ नीले रंग का, कुछ ग्रीन रंग का, कुछ ऐसा होता था और उसको पनावेन उसके ऊपर लिखा हुआ होता था, एरोग्राम उसे कहते थे। और गालिबन 8 रुपए का या 10 रुपए का ऐसे मिला करता था। हम भी अपने भाई को भेजा करते थे लिख के, अपने अब्बा जी और अपनी अम्मा की तरफ से। यहाँ से जो बाहर खत जाते हैं ना, वहाँ ज्यादातर माली मदद मांगी जाती है। हमारे तो बड़े बड़े रहनुमा माली मदद के लिए खुद चले जाते हैं ना, तो उस जमाने में खत लिखे जाते थे कि जी अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं। हालांकि अंडे जो हैं वो आपको पता है कि 3 से 4 रुपए के दर्जन मिल जाया करते थे आसानी से, और जब बहुत ज्यादा कमी होती थी, सर्दी होती थी दिसंबर जनवरी में, तो 7 से 8 रुपए 9 रुपए तक चले जाते थे, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाते थे। और अब अल्लाह की पनाह, तो बात हम कर रहे थे खतूत की। तो खतूत हम लिखा करते थे और उसमें बड़ी अट्रैक्शन होती थी और तरह तरह के अलकाब लिखे जाते थे। लेकिन अब जैसे ही ये इनकलाब आया है कंप्यूटर का, ये सेल फोन का, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं ना। वो बेचारा जो डाकिया होता था, डाक लाया गाना भी था एक, तो वो सब चीजें जो हैं वो कहीं पसे पर्दा चली गई हैं। और मुझे याद है मैं बड़ी इंतजार किया करता था, 2 दफा डाक आया करती थी और वो जो डाकिये थे, जो पोस्टमैन थे, वो मुझे जानते भी थे और सबसे ज्यादा डाक मेरे पास आया करती थी। बहुत सारे रसाइल, बहुत सारे जराइद, बहुत सारे पैम्फलेट्स और इस तरह की चीजें, लिटरेचर। मुझे शौक था मुख्तलिफ मुमालिक की एम्बेसीज को खत लिखना और उनसे मैं उनके लिटरेचर, उनके कल्चर के मुताबिक उनकी किताबें, और मेरे पास यकीन कीजिए कि बंडल के बंडल आया करते थे। अदबी किताबें, उर्दू में ट्रांसलेशन आया करती थी, मैगजीन आया करते थे, अमेरिका के, चाइना का एक हमारे पास फ्रेंडशिप हाउस भी होता था कराची में, मेरे घर के करीब होता था, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग। तो वहाँ पे फिल्में दिखाई जाती थी उनके मुल्क की, तो मैं चला जाता था। उसके पास ही एक और कल्चरल इदारा हुआ करता था। हमारे पाकिस्तानी जो कल्चरल डिवीजन है उनका, उसमें पाकिस्तान के शुअरा के कलाम मिला करते थे, किताबें होती थी। मैं बहुत दूर चला गया हूँ, बात से बात निकलती चली जाएगी और फिर मुझे मालूम होगा कि हम 1 बज रहा है और अब हमें जाना है। सो क्यों ना मैं आपको खतूत की बात कर रहे थे, तो ये एक बहुत ही लेजेंड है हमारे मुल्क के। कई लोगों ने इनकी फरमाइश भी की थी, मैं पहले भी इनको प्ले कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम में, लेकिन आज सुनिए। एक अलग ही इनका स्कूल है, स्कूल ऑफ सिंगिंग जिन्हें कहा जाए, सहगल से इनकी जो है, और हमारे और भी कुछ गुलकार थे जो उसी अंदाज में गाते थे। लेकिन इसी जरा सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम है मुजफ्फर अहमद, आप जानते तो होंगे, पहचानते तो होंगे। दिस इज हॉट 105। बाज़ खतूत में जो खास खत होते थे ना, किसी खास को भेजे जाते थे तो उनको खुशबू भी लगाई जाती थी। हमारे एक उस्ताद जो है वो खत दे के अपने शागिर्द को भेजा करते थे कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में डाल दो, पोस्ट लेटर बॉक्स में डाल दो जाके। और वो जो शागिर्द थे वो जाके उसके अंदर जहाँ से लेटर डाला जाता था वहाँ मुंह डाल के कहते थे जवाब जल्दी दीजिएगा।
پوچھتا ہوں نام پر کیوں رازداں میرا بنے، بے نام ہی خط لکھ رکھوں، بے نام ہی خط لکھ رکھوں، اور خط کے اتنا لکھوں، خط لکھ رہا ہوں آپ کو آداب دے 105. لکھوں، خوشبو لکھوں، نغمہ لکھوں، ساقی لکھوں، صحبا لکھوں، خط لکھ رہا ہوں. صاحب آواز سن رہے ہیں ایم کلیم کی، بہت گایا انہوں نے کہ بہت کیسٹس ریلیز ہوئے، لیکن میڈیا میں ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں کبھی ان کو یاد نہیں کیا گیا ہے. آپ کو خط لے کے خود آیا ہوں میں، خط لکھ دیا ہے آپ کو، خط لے کے خود آیا ہوں میں. لکھنا بہت کچھ تھا مگر، لکھنا بہت کچھ تھا مگر، کیسے لکھوں کیا کیا لکھوں. لکھنا بہت کچھ تھا مگر، کیسے لکھوں کیا کیا لکھوں. خط لکھ رہا ہوں آپ کو آداب، لیکن کیا لکھوں. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. اوکے جناب، اپنے ایم کلیم صاحب کی آواز سنی مرحوم کی، اور کیا سادگی تھی، کیا بے ساختہ پن تھا، اور کتنی معصومیت تھی ان کے انداز میں گانے میں. اور یقین آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ مجھے جہاں نظر آ رہی ہے. کبھی آپ سنا کرتے تھے ایم کلیم کو بھی، اس طرح بہت سے تھے ہمارے اور بھی گلوکار اسی انداز میں گانے والے. بس وقت جو ہے یہ گزر جاتا ہے صاحب، لیکن ہماری جنریشن جو ہے یہ میرے ایج گروپ کی، جو 50s میں 60s میں پیدا ہوئے، انہوں نے بہت انقلابات زمانہ دیکھے ہیں، بہت کچھ بدلتا ہوا دیکھا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اسی دور سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر پاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یاد کرتے ہیں تو آنسو بہانے لگتے ہیں، بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ابا جی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کو، انہوں نے بڑی محنت کی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے. وہ مجھے چارپائی پر بیٹھ کے، میں غالباً 9th میں تھا یا 10th میں تھا، تو مجھے میتھمیٹکس بہت مشکل لگتا تھا، ان کا میتھمیٹکس بہت اعلیٰ تھا، تو مجھے الجبرا اور جیومیٹری سمجھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور خود ہی محنت کرتے تھے. وہ معلم تھے ایک اسکول میں، بچوں کی تعلیم کو دیا کرتے تھے، ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، جو سارے کام خود کرتے تھے. حالانکہ ان کے اسٹوڈنٹ، کیونکہ گھر بھی قریب تھا اسکول کے، تو وہ آ جاتے تھے کہ آئیے ہمیں بتائیے سر، ہم کرتے ہیں یہ کام. اس زمانے میں سر نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں کہتے تھے ماسٹر جی آپ مجھے کام ہم کر لیتے ہیں. آج کل تو ماسٹر جی اور دوسروں لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے نا، تو اس زمانے میں بہت احترام کے ساتھ پکارا جاتا تھا. تو وہ ہر اتوار کو گھر کا سودا سلف بھی خود لایا کرتے تھے، اور ہمارا شہر سے دور تھا جی، جو جگہ تھی قصبہ تھا چھوٹا سا، اور سائیکل پہ جاتے تھے اور گھر کے سب افراد کے لیے سودا سلف لے کے آتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 پاؤ یا آدھا کلو برفی ضرور لایا کرتے تھے. تو ہم سب لوگ انتظار کرتے تھے ان کا کہ ابا جی آئیں گے اور وہ برفی لے کے بھی آئیں گے. تو میں اور میرے بڑے بھائی، جو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور انگلینڈ میں ہوتے ہیں کافی طویل عرصے سے، ہم دونوں بھائی جا کے راستے میں دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ابا جی کا راستہ ہم دیکھتے ہیں کب آئیں گے وہ. ہمارا ایک باورچی خانہ ہوتا تھا جو کافی ایک بڑے کمرے کے برابر ہوتا تھا، جس میں
ایک طرف جو ہے وہ 2-3 بڑے مٹکے ہوتے تھے، ان میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا گرمیوں میں، لیکن ابا جی ہمارے یہی اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ ایک اور کام بھی کرتے تھے کہ ایک برف کی بڑی سل بھی منگوایا کرتے تھے جو اسی باورچی خانے کے کونے میں رکھ دی جاتی تھی اور اس کے اوپر ایک بوری ڈال دی جاتی تھی تاکہ وہ پگھل نہ جائے جلدی. جس چیز کو پگھلنا ہو تو پگھلنا ہی ہے، لیکن ایک تسلی ہوتی تھی کہ برف بھی گھر میں ہے. خواتین حضرات سے باتیں یاد آتی ہیں تو بزرگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بزرگ جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے، ان کی درجات بلند کرے. اور پھر ایک گھر جو ہوتا ہے بڑا پورا سا گھر ہوتا ہے جس میں بہن بھائی بچے سارے، والدین، بعض اوقات دادی بھی ہوتی ہیں، دادا بھی ہوتے ہیں، تو کتنی رونق ہوتی ہے، کتنی رونق ہوتی ہے، کتنی خوش گپیاں ہوتی ہیں، کتنا قہقہے گونجتے ہیں. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی شکایتیں اپنے ماں باپ سے یا دادی سے یا دادا سے کی جاتی ہیں، اور پھر وہ صلح کرواتے ہیں، بتاتے ہیں کس کی زیادتی تھی. پھر ایک دوسرے کی چیزیں چھینتے ہیں، ایک دوسرے کی شرٹیں، پاجامے، پینٹیں پہن لیتے ہیں، برابر کے ہو جاتے ہیں نا، سب بڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ بہنوں کی چوٹیاں کھینچ لیتے ہیں، ان کو شرارت کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ناشتہ میں بنا کے دو، لیکن وہ کتنا پیار کرتی ہیں. ان کے بال کھینچتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو نام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہنستی مسکراتی رہتی ہیں اور بہت ہی مصنوعی غصے سے اپنے اماں ابا کو کہتے ہیں دیکھیے نا جو مجھے تنگ کر رہے ہیں. ہے نا ایسا؟ ابھی میں پچھلے سال جو ہے جون میں ملک سے باہر کچھ ماہ کے لیے چلا گیا تھا، تو میری دوستی ایک ہو گئی ایک بلی سے. وہاں نہیں، جہاں کراچی میں میرے گھر کی جو بالکنی ہے اس سے ایک برابر کی جو عمارت ہے اس کی چھت پہ ایک بلی رہتی تھی. وہ اکثر چلی جاتی تھی پھر آ جاتی تھی. پھر جب میں 4-5 ماہ کے بعد واپس آیا میں، تو بلی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک پیارا سا بچہ بھی تھا. تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ماں کس طرح سے بچے کو آنکھ میں چولی کھیلتے تھے اور ایک دوسرے کو ماں کیسے اسے پیار کرتی تھی اور بچہ کیسے ماں کے ساتھ لپٹتا تھا. اور ماں نے کسی کھانے کی چیز اگر مل گئی ہے، میری عادت تھی کہ میں جو کیٹ فوڈ ملتا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے ویسے، لیکن میں تھوڑا سا لے آتا تھا جب بھی میں گروسری کے لیے جاتا، تو وہاں سے کیٹ فوڈ لے آتا تھا اور وہ میں وہاں اس کی چھت پہ پھینک دیتا تھا. تو وہ لپک کے آتے تھے اور وہ ماں جو ہے اپنے منہ میں لے کے بڑی بے سے گھومتی تھی. ماں بچے کو ڈھونڈ رہی ہوتی تھی، بچہ اگر کہیں تو وہ اکثر میں چھپ بھی جاتا تھا اور پھر اچانک باہر نکل کے اچھلتا ہوا آتا تھا. تو وہ اس کو پکارتی تھی، میاؤ میاؤ کرتی تھی، اور جب وہ آتا تھا تو اس کے منہ میں وہ فوڈ، وہ کھانا جو ہے اس کے لیے اس کو دیتی تھی. اور اسی طرح سے میں اکثر بیشتر عصر کی نماز کے بعد میں بالکنی میں بیٹھ کے ان کا نظارہ کرتا تھا، مجھے بڑا پیار آتا تھا. پھر اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ اکیلی ماں بیٹھی ہے. بچہ بڑا ہو گیا تھا. ایسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مختار ہو جاتے ہیں، ان کو زندگی کے نئے نئے جو باب ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، نئی نئی چیزوں کو دریافت کرنا ہوتا ہے. تو پھر ماں ہے یا باپ ہے وہ وہیں پہ ہے اور بچے چلے جاتے ہیں. سہم کر بیٹھ گئی خاک بیابانوں کی، سہم کر بیٹھ گئی خاک بیابانوں کی. دہشت انگیز ہے وحشت تیرے دیوانوں کی.
105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. मुसरत साहब ने इकबाल बानो की आवाज में, पता है किसका कलाम था जी? रेडियो के बादशाह थे ज़ैद बुखारी, जुल्फ़कार की बुखारी साहब, उनका जी कलाम था। इसकी कंपोजिशन थी मास्टर मंजूर की, और दो बादशाह तो बनना ही था। आपको अच्छा लगा? आप मुझे कॉल कर सकते हैं 021 के बाद 111000105। और खुदारा एक मेरी गुजारिश है कि आप कोई अच्छी बात शेयर कीजिएगा, बहुत तवील गुफ्तगू ना कीजिएगा। और अगर लास्ट संडे पिछले इतवार को आपसे मेरी बात हो चुकी है तो आज आप थोड़ा दूसरों को मौका दीजिएगा। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कॉल करने की, तो उनकी कॉल नहीं मिलती है। इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं 8881 पे। उसका तरीका जो है आप जानते हैं, आपने HOT लिखना है, हॉट, और एक स्पेस देने के बाद अपना नाम और अपना जो भी आप कहना चाहें वो आप कहिए। और कोई बात आपके दिल में है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो जो मोस्ट वेलकम, आप मुझे ज़रूर बताइए और भेज दीजिए 8881 पे, यानी 8881। और हॉट 105 का ऑफिशियल पेज फेसबुक पे पेज होता है, वहाँ भी इस प्रोग्राम की पोस्ट है, वहाँ भी आप अपनी बात कह सकते हैं। और मेरा पेज भी होता है, उस पे भी आप जाके अपनी बात कह सकते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि भरा पूरा जो घर होता है वो कैसे खाली हो जाता है और सब चले जाते हैं। एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे नहीं, आपके जो मैसेज टेक्स्ट मैसेजेस जो आते हैं 8881 पे, वो मैं भी शामिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं वेलकम बैक कहता हूँ बुखारी सईदा साहिबा को, जो गई हुई थी कराची से बाहर। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, लब्बैक या हबीबी, मुख्तसर दौरा बाई गांव और इस्लामाबाद से साथ खरीद के वापसी अपने कचराची में आ गए हैं। बेहतरीन साफ सुथरी आबो हवा, आलूदगी और ट्रैफिक से पाक, और बड़ा भरा शहर से इस्लामाबाद यकीन जाने एक दिन चीख भी नहीं आई वहाँ। कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते ही नाक कान गले के मसाइल से दो चार हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, ये चीज़ तो है सब। और साथ ही वो कहती हैं कि मेरे 2 प्रोग्राम मिस हुए हैं। मेरे रेडियो के अहबाब डॉक्टर बशीर साहब, मिसेज आसिफ, मिसेज इकबाल असलम साहब और तमाम रेगुलर सुनने वालों की खिदमत में दुआ देती हैं और उन्हें सलाम कहती हैं। और कहती हैं कि खूब मंजर निगारी कर रहे हैं, खुद को इस मंजर में महसूस कर रही हूँ। मैं आपको ले जाता हूँ, आप और आपके और बहुत सारे सामीन को, लिस्टर्स को। इसीलिए पीछे जाते हैं तो दिल में नरमी पैदा होती है। जब आँख नम होती है तो कुछ एहसास बदलता है। इंसान जो है वो अच्छा बनने की और मासूम बनने की कम से कम कोशिश तो कर सकता है। ये नबील ख्वाजा हैं साहब, और इनका मैसेज है वो मैं भी शामिल करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और मैसेज भी है हमारे जो फेसबुक पे पेज पे है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खैर भी हमें सुन रहे हैं जी, उनका भी बेहद शुक्रिया। तो वो बिल्ली जो है अब मुझे नजर आती है काफी दिन से, वो जाती है और फिर आ जाती है, और अमूमन शाम में मगरिब से पहले आती है और वहाँ बैठी रहती है और इधर उधर ढूंढती रहती है। लगता है कि वो अपने बच्चे को ढूंढती है, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, उसको पाला पोसा, उसको उसके पेट की जरूरियात पूरी की, उसकी भूख मिटाई, अपने मुंह में निवाला ना लिया और उसको दे दिया। वो हैरत से देख रही है इधर से उधर। ऐसे ही बिल्कुल हमारे बहुत सारे घरों में है, माँ बाप बुजुर्ग इंतजार में रहते हैं कि कोई बच्चा आए, बच्चे का बच्चा आए, हमारे पास बैठे हमसे बात करे। लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है साहब। हर कोई दौड़ में लगा हुआ है और चाहता है कि पैसा कमा ले, मुलाजमत ढूंढ ले। अगरचे ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जाहिर है कि घर का अखराजात पूरे करने हैं, किस तरह से करने हैं, अपने
देखिए, इसके साथ साथ वो याद तो रखना चाहिए किस तरह से हमारे अब्बा जी, किस तरह से हमारी अम्मा, किस तरह हमारी दादी हमें चाहा करती थी। मुझे याद है कि मैं छोटा सा था उस वक्त, मैं ख्याल 3-4 साल का, लेकिन मेरे ज़हन में वो पिक्चर बनी हुई है। मेरी दादी जो थी वो हमारे घर के बरामदे में बैठी हुई थी। हमारे घर में लाइट नहीं थी साहब, तो गांव था, ज़ाहिर है कि वो स्कूल के साथ एक महकमा था जिसमें हमारे वालिद जो है वो मुलाजमत करते थे, और वो वहाँ पे उन लोगों की तरबियत करते थे जो जराइम पेशा लोग होते थे, उनको वहाँ भेजा जाता था और उनकी तालीम और तरबियत किया करते थे। तो ज़ाहिर है कि वो शहर से हट के एक जगह थी। तो अम्मी दादी हमारी जो है वो लालटेन जो है वो लेके उनकी चिमनियाँ जो शीशे की जो बनी होती है उनको साफ किया करती थी। मगरिब से पहले वो कहती थी कि सब दरवाजे, कमरों के दरवाजों के बाहर लालटेन जो है तैयार होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। मगरिब के वक्त घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमारे ज़हनों में आज तक है। हो सकता है आपको भी ऐसा हो, महसूस होता हो। वो मुझे मंजर याद है कि कितनी मोहब्बत से वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ना होगा, कोई स्कूल का काम, कोई कॉलेज का काम किसी को करना होगा, तो मैं लाइट तो कम से कम, देखिए उस लाइट में हम लोग पढ़ा करते थे। हमारे बड़े भाई, मैं तो छोटा था, लेकिन मैं अपने अब्बा जी के साथ बैठा करता था और उनकी बातें, उनके पास बहुत सारे लोग आया करते थे और अपने घरों के अपने मसाइल लेके आते थे और अब्बा जी उनको बताया करते थे कि क्या सही है और किस तरह से होना चाहिए, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हमारा नबी पाक हमें क्या बता के गए हैं। तो वो चीज़ों से, दलीलों से बताया करते थे और लोग बड़े खुश होते थे। और ख़वातीन आया करती थी हमारी अम्मी के पास और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, और वो कुछ ना कुछ मांग लेती नहीं कि अम्मा जी हमें कुछ थोड़ा सा खाना दे दो। क्या ज़माना था, क्या दौर था वो, कैसे चला गया है। ऐसे हाथ से कोई चीज़ छूट जाए, बहुत कीमती चीज़ छूट जाए हाथ से। आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर बात की जाए तो जैसे पतंग टूट जाता है ना, आप पतंगबाजी अगर करते हैं तो अगर वो कट जाए तो कितना दुख होता है, या चलती गाड़ी से आपके हाथ से कोई चीज़ गिर जाए और वो चीज़ आपको दोबारा न मिले, ऐसा ही है साहब, ऐसा ही है बिल्कुल। गुजारिश ये है कि आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे दोस्त कुछ मुझे कॉल कर रहे हैं। टाइम देखिए 11:40 हो गए हैं और मैं अभी नबील ख्वाजा साहब का मैसेज भी है, वो भी शामिल करना है, लेकिन इससे पहले आपकी कॉल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन दोस्त हैं? क्या हाल है भाई, कैसे आप, ठीक हो, कैसे थे? जी मैं ठीक हूँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशफाक है, मैं केवाड़ी से बात कर रहा हूँ। अशफाक साहब, तो आपने तो ऐसी गुफ्तगू लगाई हुई है कि बस दिल जो है ना बिल्कुल डूबने लगता है। गुजर वक्त मेरा इस वक्त 61 साल उम्र है, मैं रिटायर हो गया गवर्नमेंट से। अच्छा माशा, जो दिल डूबने लगता है कि जब हमारा घर होता था, मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा घर में बड़े होते थे, चाचे छोटे थे और बाबू लोग छोटे थे, खाला छोटे थे, फूफी छोटे होती थी। हमारा घर जो था ना बड़ा था, मेरे वालिद और मेरी वालदा उम्र में बड़े थे, बुजुर्ग थे, सारे लोग हमारे घर में आते थे उन बुजुर्गों की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घर आबाद तो हमें महसूस नहीं होता था, क्योंकि हमें तो पता ही था, हमें देखी ही थी अभी हमारे पास वीरानी है और एक उदासी जो थी, एक सब चले गए दुनिया से। जी तो हमारा घर जब ईद का दिन होता था तो पूरा 3-4 दिन जो है आबाद रहता था माशाल्लाह। और फिर मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए तो लोग आगे हो गए, आगे लोग जो उनके बाद जो बड़े थे वो लोग तो नहीं आते थे, उनके पास अभी जाती थी। और उसके बाद जब 2 साल बाद मेरी वालदा मेरे भाई के साथ सॉरी हज की थी, तो ईद में हमारा घर ऐसा था जैसा कब्रिस्तान था। ईद सब बड़ों की वजह से इज्जत भी होती है, बरकत भी होता है, खुशी भी होती है, बेशक। बस एक वक्त तक गुजर गया, हमारे बड़े चले गए, अभी छोटे तो बहुत है, बड़ी भी दुनिया, लेकिन ये जो दुनिया आबाद है ना, ये बुजुर्गों के साथ और बड़ों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। होते तो बुजुर्ग होते, बीमार होते, लेकिन उनका जो असर होता है, उनकी जो बरकत होती है ना, ये तो इन्हीं लोगों को पता होता है जिन्होंने उस चीज को देखा होता है। बेशक अभी ये जो रिटायर हो गए देखे
बेटे 2 बड़े तो चले गए सरकारी मुलाजिम के, अब उनके साथ अब रहते। अब दूर चले केवाड़ी में चले गए यहाँ की तरफ, तो अब वो केवाड़ी भी छोड़ दिया जहाँ पर बेलगाई की केवाड़ी गए, छोटे छोटे बड़े शादी हुए इसके बाद अब वो रात के पास बैठे हुए माशाल्लाह पढ़े लिखे, माशाल्लाह बाप ने हमें भी अच्छा सलीका सिखाया, अब अपने बच्चों को ये कराया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुक्रिया अशफाक साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन शाद रहिए, आबाद रहिए, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं जी। ये जो तमाम आपने बरकत बताई हैं अपने बुजुर्गों की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मुझे अगर आपकी कॉल न मिले मेरे ख़वातीन और हज़रात, मेरे दोस्तों, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं 8881 पे HOT लिखना मत भूलिएगा। नबील ख्वाजा साहब का मैसेज जो है वो कुछ इसी नोयत का है, मेरी बातें सुन के कुछ उनके जज्बात भी वो हो गए हैं, जैसे अशफाक साहब अभी कमाड़ी से हम कलाम थे। आइए आपको एक आवाज सुनाता हूँ। मुझे मुश्किल खासिर मदियस मरहूम ये महफिलें चली गए साहब। अब इनके ये भी साइंस की इजादात हैं, रिकॉर्ड बाकी रह गए हैं, इन्हें सुन सुन के हम खुश हो लेते हैं। बहादुर शाह जफर का कलाम आपने सुन रखा है पहले भी, आइए इस वक्त भी सुनिए। एक महफिल है, बड़े बाज़ौक़ लोग बैठे हैं जहाँ पे खास साहब इस वक्त गज़ल सरा है। और दोस्तों आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इज लेजेंड और मेरा नाम है मुजफ्फर अहमद एंड दिस इज हॉट 105। आपकी कॉल्स लेंगे इसके बाद। उनकी आंखों
तुझे है दिल कभी ऐसे तो न बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसे तो न बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसे तो न बात कर दे तुझे 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. अलग अलग तासीरें हैं इनकी, अलग अलग तासीरें हैं इनकी, अश्कों के जो धारे हैं। इश्क में टपके तो हैं मोती, नफरत में अंगारे हैं। ज़्यादा आप कॉल कर रहे हैं और चूंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर गया है, जी घंटा हमारा थोड़ा सा वक्त है, तो हम अपने कॉलर से बात करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इख्तिसार के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, लाइन आपकी ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर साहब, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आपको मैंने कहा है कि आपने पिछले हफ्ते बात की थी, तो आज नहीं करनी है आपने बात। आपने सुना नहीं? सुनते नहीं है। ये फिर एक दूसरी, ये अपनी तमीज के दूसरा अंदाज है तमीज दिखाने का। बात सुनी नहीं उन्होंने। और अब आपको मैं ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। अब्दुल्ला मारा खैर, आपका सिर्फ मैसेज पढ़ूंगा और आपकी कॉल आई तो कॉल काट दूंगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई। जी वालेकुम सलाम। जी कौन दोस्त है? मंसूर अभी बोल लो। क्या नाम बताया आपने? मंसूर अभी। जी जी सर, फरमाइए सर। मुजफ्फर भाई, इस वक्त मेरी आंखों में आंसू हैं आपकी बिल्ली की कहानी सुनी। जी जी जी। यकीन करें कि आपने मेरा बचपन जी याद दिलाया। जी मुजफ्फर भाई, बड़ी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज मीनू को मैं अपने घर में देखता हूँ। जी समझे? जी 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 जिस तरह आपने बोला ना जी कि फिर वो अपने बच्चों का इंतजार करती है, जी फिर बच्चों के बच्चों का इंतजार करती है। जी बिल्कुल। आज ये कहानी मेरे घर में जी मुजफ्फर भाई, और जो अभी आपने गजल सुनाई, जी जी ले गया छीन के कौन तेरा सब्र करा। सब्र करार। जी यकीन करें कि बस मैं आपको कितनी भी दुआएं दूं कम है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे सर। मैं बड़ी खुशी होती है आप जैसे लोग बहुत कॉल करते शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई। जी जी जिस तरह आपने बताया ना कि मैं मुस्लिम सोसाइटी में रहता था, मैं भी औरंगीटोन में रहता था। अच्छा। ऐसे भरा घराना था। आज हम दो हैं, अकेले हैं, जी औलाद हैं, सब कुछ है भाई, लेकिन इंतजार करते हैं बेशक बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही है जी। वैसे अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजी से बचाए। आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें और अल्लाह ताला आबाद रखें आपको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अभी उन्होंने बताया कि वो इंतजार करते हैं और बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 3 माशाल्लाह बच्चों का बाप हूँ मैं भी, और मेरी वो सब अपनी अपनी जगह पे आबाद हैं। और मेरी बीवी कभी मुझे कहती है कि देखें फलां को, बच्चे का नाम लेके उसको फोन करें ना कि खैरियत है, बहुत दिन से कॉल नहीं आई है, वो बताया नहीं उन्होंने बच्चे कैसे हैं। कभी मैं उससे कह रहा होता हूँ कि भगवान जरा फलां को फोन कर लो, बहुत टाइम हो गया है। तो कहते भी कल ही तो फोन किया है, और हमें कल ऐसे लगता है जैसे कई साल पहले की बात कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये बस ये कायनात का रंग है, ये अज़ल से ऐसा होता चला आया है। हमारे माँ बाप जो थे वो, मैं उनके पास था, मेरे भाई जो हैं वो सब बड़े बाहर, मुल्क से बाहर, और मेरे भाई ने कनाडा में, वो तकरीबन 40-45 साल वहाँ पे, अभी उनका इंतकाल हो चुका है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की
کہ ابا جی کو اور امی کو وہاں پہ بلا لیں. اور میرے اماں ابا نے کہا کہ تم جہاں ہو تو ہم تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں. تو میرے بھائی نے میرے لیے بھی اسپانسرشپ کا انتظام کیا اور میری بھی گھر بیٹھے سب کچھ ہو گیا. لیکن میں نہیں گیا اس لیے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں. ہم اس بڑھاپے میں وہاں جا کے کیا کریں گے, موسم بھی بہت شدید ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا نہیں کہ میں نے پروسیس روک دیا ہے, میں بھی نہیں جا رہا ہوں, اس لیے کہ ان کو اکیلا چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحب, ان کی نظر میں اپنا کیریئر, اپنا مستقبل, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا نہ جانے کا, اس کا مجھے بڑا اچھا نتیجہ ملا. مجھے بہت اچھی ملازمت ملی, بہت اچھی تعلیم میں نے پائی, بہت اچھا وقت گزرا, مجھے بہت اچھی بیوی ملی اور ان کی دعاؤں سے ملی. مجھے کسی چیز کی حسرت نہیں ہے, الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے. کیا ہوا میرے پاس محلات نہیں ہے, کیا ہوا میرے پاس بڑے بڑے پلاٹ نہیں ہیں, لیکن میرے پاس ایک اپنا گھر ہے, ایک بہت اچھا کشادہ گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں. میرے ماں باپ چلے گئے, اب ہم دونوں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے چائے بناتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کرتے رہنا چاہیے میاں بیوی کے درمیان. اگر کم تعلق ہے, کم تعلق سے مراد یہ ہے کہ کبھی آپ کے اندر بے تکلفی نہیں ہوئی, آپ کے یہاں اولاد تو ہو گئی, بچے بڑے بھی ہو گئے, تعلیم و تربیت بھی, لیکن ایک دوسرے کے درمیان ایک جھجک سی رہتی ہے. نہ جانے کیوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, اپنے عزیز و قارب میں جانتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو مخاطب بھی نہیں کرتے ہیں صحیح طور پر, اور اشاروں کنایوں سے بات کر لیتے ہیں. وہ بیوی کہہ دیتی ہے فلاں فلاں چیز کی کمی ہو گئی ہے, وہ آٹا دال گھی وغیرہ وہ لانا ہے اور فلاں کو پیسے دینے ہیں, تو میاں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں تو وہ کام کر دیتے ہیں. اور اگر اپنے اوائل عمر میں آپس میں دوستی نہ کی تو پھر اس کے بعد آخر میں زندگی کے جو آخری دور ہوتا ہے عمر کا, اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کس کو اپنے آنسو دکھاؤ گے, کس کو اپنی دکھ بتاؤ گے, کس کو اپنی تکلیف بتاؤ گے, کون اٹھ کے آپ کو پانی دے گا. ایسا وقت بھی آتا ہے, اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ, کسی محتاجی کے بغیر, کسی بے کسی کے بغیر, جتنا بھی وقت ہے زندگی کا وہ کٹتا رہے. ابھی 11 بج کر تقریباً 58 منٹ ہوا ہے.